नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। घर में छोटी ननद छाया के शादी की तैयारी बड़े धूमधाम से चल रही थी। तभी बड़ी जेठानी ने माथे का पसीना पोंछा और जल्दी से आंगन में बिछी चटाई पर बैठ गईं। तभी 3 नौकरों ने फोम के 4 गद्दे लाकर तखत पर एक के ऊपर करके रख दिए। दालान में चावल परोसती ननद काम छोड़कर गद्दों को देखने लगी। छोटी चाची और अम्मा जी भी आंगन की तरफ आ गई। बड़ी जेठानी ने बताया, पूरे 3000 रुपए के गद्दे हैं। चादर और तकिए मिलाकर पूरे 4000 रुपए खर्च किए हैं। आसपास जुटी महिलाओं ने सहमति में सिर हिलाया। गद्दे वास्तव में सुंदर थे। बड़ी बुआ ने ताल मिलाया, अब ननद की शादी में भाभियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा। ऐसे सुअवसर को खोने की मूर्खता भला मझली जेठानी कैसे करती। उसने जल्दी से कहा, मैं तो पहले ही डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दे चुकी हूँ, आजकल में बनकर आती ही होगी। पूरे 5000 रुपए की है। घर में सबसे छोटी बेटी का ब्याह था। दूर और पास के सभी रिश्तेदार सप्ताह भर पहले ही आ गए थे। आजकल शादी ब्याह में ही सब एक दूसरे से मिल पाते हैं। सभी रिश्तेदारों ने पहले ही अपने अपने उपहारों की सूची बता दी थी, ताकि दोहरे सामान खरीदने से बचा जा सके। शादी के घर में अक्सर रोज ही उपहारों की किस्म और उनके मूल्य पर चर्चा होती। ऐसे में बिमला का मुख उतर जाता और वह मन ही मन व्यथित होती। बिमला के 4 जेठों का व्यापार था। उनकी लखनऊ शहर में कपड़ों की प्रतिष्ठित दुकानें थीं। सभी अच्छा कमा रहे थे। उस घर में बस अनिकेत ही नौकरी में था। बिमला के मायके में भी सब नौकरी वाले थे, इसलिए उसे सीमित वेतन में रहने का तरीका पता था। सो वह पति के साथ वाराणसी रहने गई तो उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। छोटी ननद छाया का विवाह तय हुआ तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि छाया का ससुराल उसी शहर में था जहां उसके बड़े भाई नियुक्त थे। बिमला बहुत खुश थी कि भाई के घर जाने पर वह ननद से भी मिल लिया करेगी। वैसे भी छाया से उसे बड़ा प्रेम था। जब वह ब्याह कर आई थी तो छाया ने उसे सगी बहन का प्यार दिया था। परिवार के तौर तरीकों से परिचित कराया और कदम कदम पर साथ दिया था। शादी तय होने की खबर पाते ही वह हर महीने 1000 रुपए घर खर्च से अलग निकाल कर रखने लगी। छोटी ननद के विवाह में कम से कम 10,000 रुपए तो देने ही चाहिए, और अधिक हो सका तो वह भी करेगी। वेतन भोगी परिवार किसी एक माह में ही 10,000 रुपए अलग से व्यय नहीं कर सकता। सो बड़ी सूझबूझ के साथ बिमला हर महीने 1000 रुपए एक डब्बे में निकाल कर रखने लगी। 2-3 महीने तो अनिकेत को कुछ पता नहीं चला। फिर जानने पर उसने लापरवाही से कहा, बिमला तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। मेरे सभी भाई जानते हैं कि मेरा सीमित वेतन है। अम्मा और बाबूजी के पास भी काफी पैसा है। विवाह अच्छी तरह निपट जाएगा। बिमला ने तुनक कर कहा, मैं कब कह रही हूं कि हमारे 10,000 रुपए देने से ही छाया की डोली उठेगी। परंतु मैं उसकी भाभी हूं, मुझे भी तो कुछ न कुछ उपहार देना चाहिए ना। जैसा तुम ठीक समझो, कहकर अनिकेत चुप हो गए। बिमला को पति पर क्रोध भी आया कि कैसे लापरवाह हैं। बहन की शादी है और इन्हें कोई फिक्र ही नहीं है। इनका क्या, देखना तो सब कुछ मुझे ही है। ये जो उपहार देंगे उससे मेरा भी तो मान बढ़ेगा, और अगर उपहार नहीं दिया तो मैं भी अपमानित होंगी। बिमला ने मन ही मन विचार किया और अपनी जमा पूंजी को गिनकर खुश रहने लगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। छाया के विवाह के 1 माह पहले ही उसके पास 10,000 रुपए जमा हो गए। उसका मन संतोष से भर उठा। उसने खुशी से अनिकेत को अपनी बचत राशि दिखाई। दोनों बड़ी देर तक विवाह की योजना की कल्पना में खोए रहे। विवाह में जाने से पहले बच्चे के कपड़े का भी प्रबंध करना था। बिमला पति के ऑफिस जाते ही नन्हे राज के कपड़े सिलने बैठ जाती। इधर कई दिनों से राज दूध पीते ही उल्टी कर देता था। पहले तो बिमला ने सोचा कि मौसम बदलने से बच्चा परेशान है, परंतु जब 4-5 दिन तक बुखार नहीं उतरा तो
वह घबरा कर बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। 3 दिन दवा देने पर भी जब बुखार नहीं उतरा तो डॉक्टर ने खून और पेशाब की जांच कराने को कहा। जांच की रिपोर्ट आते ही सबके होश उड़ गए। बच्चा टाइफाइड से बुरी तरह पीड़ित था। बच्चे को तुरंत नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। 20 दिन में बच्चा तो ठीक होकर घर आ गया, परंतु तब तक साल भर से बचाए गए 10,000 रुपए खत्म हो चुके थे। बच्चे के ठीक होने का संतोष एक तरफ था तो दूसरी ओर अगले महीने छोटी ननद के विवाह का आयोजन सामने खड़ा था। बिमला चिंता से पीली पड़ गई। एक दिन तो वह अनिकेत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। अनिकेत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अपने परिवार को मैं जानता हूं, अब बच्चा बीमार हो गया तो उसका इलाज तो करवाना ही था। पैसे इलाज में खर्च हो गए तो क्या हुआ, आज हमारे पास पैसा नहीं है तो शादी में नहीं देंगे, कल पैसा आने पर दे देंगे। बिमला ने माथा ठोक लिया, लेकिन शादी तो फिर नहीं होगी ना, शादी में तो एक बार ही देना है। किस किस को बताओगे कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है? 8 साल से शहर में नौकरी कर रहे हो, बहन की शादी के समय पर हाथ झाड़ लोगे तो लोग क्या कहेंगे? बहस का कोई अंत नहीं था। बिमला की समझ में नहीं आ रहा था कि वह खाली हाथ ननद के विवाह में कैसे शामिल हो। अनिकेत अपनी बात पर अड़ा था। आखिर विवाह के 15 दिन पहले अनिकेत छुट्टी लेकर परिवार सहित अपने घर आ पहुंचा। पूरे घर में चहल पहल थी। सबने बिमला का खूब स्वागत किया। 3-4 दिन बीतते ही जेठानियों ने टटोलना शुरू कर दिया। बिमला, तुम छाया को क्या दे रही हो? बिमला सहम गई, मानो कोई जघन्य अपराध किया हो। बड़ी देर तक कोई बात नहीं सूझी, फिर धीरे से बोली, अभी कुछ तय नहीं किया है। पता नहीं अनिकेत ने अपने भाइयों को क्या बताया और अम्मा जी से क्या कहा। बिमला मन ही मन इसी उलझन में फंसी रही। वह दिन भर रसोई में घुसी रहती। सबको दिन भर चाय नाश्ता कराते, भोजन परोसते, उसे पल भर की भी कोई छुट्टी नहीं थी। परंतु अधिक व्यस्त रहने पर भी उसे कोई न कोई सुना जाता कि वह कितने रुपए का कौन सा उपहार दे रही है। तब बिमला लज्जा से सहम जाती थी। काश उसके पास भी पैसे होते तो वह भी सबको अभिमान पूर्वक बताती कि वह क्या उपहार दे रही है। बिमला को सबसे अधिक गुस्सा अनिकेत पर आता, जो इस घर में कदम रखते ही मानो पराया हो गया था। पिछले 1 सप्ताह से उसने बिमला से कोई बात नहीं की थी। बिमला ने बार बार कोशिश की कि पति से कुछ समय के लिए एकांत में मिले तो उन्हें फिर समझाए कि कहीं से कुछ रुपए उधार लेकर ही कम से कम एक उपहार तो अवश्य ही दे दें। विवाह में आए 30-40 रिश्तेदारों के भरे पूरे परिवार में बिमला खुद को अत्यंत अकेली और असहाय महसूस करती रही। क्या सभी रिश्ते पैसों के तराजू पर ही तोले जाते हैं? भाई भाभी का स्नेह, सौहार्द का कोई मूल्य नहीं है। जब से बिमला ने इस घर में कदम रखा है, कामकाज में कोल्हू के बैल की तरह जुटी रहती है। बीमारी से उठे बच्चे पर भी ध्यान नहीं देती। बच्चे को गोद में बैठाकर दुलारने खिलाने पर भी उसे अपराध बोध होता है। वह अपनी सेवा में पैसों की भरपाई कर लेना चाहती थी। बिमला मन ही मन सोचती, अम्मा जी मेरा पक्ष लेंगी, जेठानियों के रोबदाब के समक्ष मेरी ढाल बन जाएंगे। रिश्तेदारों का क्या है, विवाह में आए हैं, विदा होते ही चले जाएंगे, उनकी बात का क्या बुरा मानना। शादी विवाह में हंसी मजाक, एक दूसरे की खिंचाई तो होती ही है। घर वालों के बीच अच्छी समझ रहे, यही जरूरी है। परंतु अम्मा जी के हाव भाव से किसी पक्षधरता का आभास नहीं होता। एक नितांत तटस्थ भाव सभी के चेहरे पर दिखाई देता। इतना ही नहीं, किसी ने व्यग्र होकर बच्चे की बीमारी के बारे में पूछा भी नहीं। बिमला ने 1-2 बार बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, कितना व्यय हुआ, पर हर बार उसकी बात बीच में ही कट गई और साड़ी ब्लाउज के डिजाइन में सब उलझ गए। बिमला चुप हो गई।
उसे लगने लगा जैसे वह किसी और के घर विवाह में आई है, जहां किसी को उसके निजी सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं है। उसकी व्यवस्था से कोई किसी को सरोकार नहीं है। बिमला को कुछ न दे पाने का मलाल दिन रात खाए जा रहा था। जेठानियों के लाए उपहार और उनकी कीमतों का वर्णन हृदय में फांस की तरह चुभता, पर वह किससे कहती अपने मन की व्यथा। दिन रात काम में जुटी रहने पर भी खुशी का एक बोल भी नहीं सुनाई पड़ता जो उसके घायल मन पर मरहम लगा पाता। शारीरिक श्रम, भावनात्मक सौहार्द दोनों मिलकर भी धन की कमी की भरपाई में सहायक नहीं हुए। भाव शून्य सी वह काम में लगी रहती, पर दिल वेदना से तार तार होता रहता। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सभी ने बढ़ चढ़कर इस अंतिम आयोजन में हिस्सा लिया। विदाई के समय बिमला ने सबकी नजर से बचाकर गले में पड़ा हार उतारा और गले लिपटकर बिलख बिलख कर रोती छाया के गले में पहना दिया। छाया ससुराल में जाकर सबको बताएगी कि छोटी भाभी ने यह हार दिया है। हार 20,000 रुपए से भला क्या कम होगा। पिताजी ने बिमला की पसंद से यह हार खरीदा था। हार जाने से बिमला को दुख तो अवश्य हुआ, पर अब उसके मन में अपराध बोध नहीं था। यद्यपि हार देने का बखान उसने सास या जेठानी से नहीं किया, पर अब उसके मन पर कोई बोझ नहीं था। छाया मायके आने पर सबको स्वयं ही बताएगी, तब सभी उसका गुणगान करेंगे। बिमला के मुख पर छाए चिंता के बादल छट गए और संतोष का उजाला छलकने लगा। छाया की विदाई के बाद से सब रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे थे। 3 दिन रुककर अनिकेत भी बिमला को लेकर लौट आए। कई बार बिमला ने अनिकेत को हार देने की बात बतानी चाहिए, पर हर बार वह यह सोचकर खामोश हो जाती कि उपहार देकर ढिढोरा पीटने से क्या लाभ। जब अपनी मर्जी से दिया है, अपनी चीज दी है, तो उसका बखान करके पति को क्यों लज्जित करना। परंतु स्त्री सुलभ स्वभाव के अनुसार बिमला चाहती थी कि कम से कम पति तो उसकी उदारता जाने। एक त्योहार पर बिमला ने गहने पहने, पर उसका गला सूना रहा। अनिकेत ने उसकी सज धज की प्रशंसा की तो, पर सूने गले की ओर उसकी नजर नहीं गई। बिमला मन ही मन छटपटाती रही। एक बार भी पति पूछे कि हार क्यों नहीं पहना, तो वह झट से बता दे कि उसने पति का मान किस प्रकार रखा है। लेकिन अनिकेत ने कभी हार का जिक्र नहीं छेड़ा। एक शाम अनिकेत अपने मित्र अक्षय के साथ बैठे चाय पी रहे थे। अक्षय उनके ऑफिस में काम करते थे। अक्षय ने कहा, अगले महीने तुम्हारे लोन की अंतिम किस्त कट जाएगी। अनिकेत ने लंबी सांस ली। हाँ भाई, 7 साल हो गए, पूरे 20,000 रुपए लिए थे। संयोग से बगल के कमरे में सफाई करती बिमला ने पूरी बात सुन ली। वह असमंजस में थी। सोचा कि अनिकेत ने तो कभी लोन नहीं लिया। लोन लिया होता तो मुझको अवश्य पता होता, फिर 20,000 रुपए कम नहीं होते। अनिकेत में तो कोई गलत आदतें भी नहीं है। न वह जुआ खेलता है, न ही शराब पीता है, फिर 20,000 रुपए का क्या किया। अचानक बिमला को याद आया कि 6 साल पहले ही तो छाया की शादी हुई थी। बिमला अपनी विवशता पर फूट फूट कर रोने लगी। काश अनिकेत ने उसे बताया होता, उस पर थोड़ा विश्वास किया होता, तब वह ननद की शादी में चोरों की तरह मुंह छिपाती न फिरती। हार जाने का गम उसे नहीं था। हार का क्या है, अपने लॉकर में पड़ा रहे या ननद के पास। आखिर उससे रहा नहीं गया। उसने अनिकेत से पूछा तो उसने बड़े निरीह स्वर में कहा, मैंने सोचा मैं बताऊंगा तो तुम झगड़ा करोगे। फिर जब बिमला ने हार देने की बात बताई तो अनिकेत सकते में आ गया। फिर धीमे स्वर में बोला, मुझे क्या पता था तुम अपना गहना भी दे डालोगी। मैं तो समझता था तुम बहन के विवाह में 20,000 रुपए देने पर नाराज हो जाओगे। बिमला के मौन पर लज्जित होकर अनिकेत ने फिर कहा, बिमला, मैं तुम्हें जानता तो वर्षों से हूं,
किंतु पहचान आज सका हूँ। बिमला को अपने ऊपर फक्र हो रहा था। पति की नजरों में वह ऊपर जो उठ गई थी और दोनों गले लगकर रोने लगे। इसलिए जैसे समाज ने धारणा बना रखी है कि भाभी की हमेशा ननद से नहीं बनती है, यह उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा है जो ऐसी सोच रखते हैं। अगर अच्छे से रहा जाए तो बहू भी बेटी से कम नहीं होती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।